So hello Hazit, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर। तो कल हम लोगों ने जाना कि नेचुरल डिजास्टर होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, और उसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक होता क्या है, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है, और उसकी रीडिंग से हम कैसे बता सकते हैं कि अर्थक्वेक माइल्ड है कि नॉर्मल है या फिर सीवियर है या बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये चीजें अच्छे से पढ़ी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए क्योंकि आज अपना ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और इसकी एक्सरसाइज आपको आज करनी होगी। ठीक है, और एक्सरसाइज तभी अच्छे से कर पाओगे जब अच्छे से वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है आज। नेचुरल डिजास्टर, तो कल हम लोगों ने क्लियर किया नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, मेजरिंग अर्थक्वेक। आज हम लोग रिमेनिंग 4 टॉपिक जो हैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, वॉल्केनोज, सुनामी, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स, तो ये हम लोग आज देखने चल रहे हैं। वॉल्केनोज, ठीक है, वॉल्केनो की यहां देखो एक पिक लगी हुई है ना भाई। अब वॉल्केनो क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। अ वॉल्केनो is an opening on the surface of the planet which allows hot and molten rocks as and gases to escape from below। मतलब कि इस तरीके से समझो कि धरती, हमारी लैंड सरफेस एकदम फ्लैट रहती है और अंदर कुछ रिएक्शन होता है, अंदर धरती बहुत गर्म हो जाती है और फिर क्या होता है, हमारा लैंड जो होता है वो फट जाता है और फट करके ये ज्वालामुखी, ये वॉल्केनो क्या होता है, इरप्ट होने लग जाता है और उससे क्या निकलता है, बहुत ही गरम गरम लावे निकलते हैं, गरम गरम मैग्मा निकलता है। वॉल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द शेप ऑफ कोनिकल माउंटेन। वॉल्केनो किस तरीके का होता है, तो वॉल्केनो होता है कोनिकल, इस प्रकार के आकार का होता है जिस तरीके से हमारे माउंटेन होते हैं। डीप इनसाइड द अर्थ देयर आर हॉट मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। कह रहे हैं अर्थ के बहुत ही अंदर क्या है, हॉट मोल्टन रॉक्स, मतलब बहुत ही गरम गरम क्या है, रॉक्स हैं। A lot of pressure builds up underground which pushes up the magma। जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लग जाता है, उस हॉट मॉल्टन रॉक्स पर, तो वो क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ पुश करने लग जाती है। ठीक है, जिस तरीके से अगर कुकर कभी देखे हो, कुकर जिसमें सब्जी वगैरह बनती है, जब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है तो कुकर की सीटी बजने लग जाती है, उससे जो होती है गरम गरम भाप बाहर निकलने लग जाती है। सेम उसी तरीके का होता है कि हमारे अर्थ के नीचे ये हॉट मॉल्टन रॉक्स दबी हुई हैं, जब उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लग जाता है तब वो ऊपर की तरफ भागना शुरू करती हैं और ऊपर की तरफ आकर के वो अर्थ को क्या करेंगी, फोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास रहेगा। The magma rushes up a tunnel called vent and fills a hollow opening called a crater at the top। और वो वेंट से होते होते जो क्रेटर है, क्रेटर मतलब जो यहां पर खुला हुआ स्थान है, वहां से वो बाहर निकलेंगी। द मैग्मा बस्ट आउट ऑफ द क्रेटर ब्रिंगिंग ऑल द मोल्टन रॉक, ऐश एंड गैसेस। और इससे क्या होगा, इस क्रेटर से एक क्रेटर बस्ट होकर के, फूट करके इसके जितने भी मोल्टन रॉक है, ऐश है, गैसेस हैं, लावा है, सब कुछ बाहर निकल आएगा। When the magma reaches the earth surface, it is called lava। और जब मैग्मा हमारे अर्थ सरफेस से पहुंचता है तो उसको हम लावा कहते हैं। मैग्मा तब तक रहा जब तक वो अर्थ के नीचे रहा, लेकिन अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर आया तो उसको लावा के नाम से बुलाते हैं। As the lava cools, it solidifies, it form rock। और लावा जैसे जैसे ठंडा होता रहता है वैसे वो रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। तो समझ रहे हो, अपने आसपास जो भी रॉक्स देख रहे हो वो लावा से ही निकल के आई। ब्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, ईंटों की बात नहीं कर रहे हैं, जो पत्थर होते हैं, ठीक है वो इसी लावा से कूल होकर के, लावा जो निकला ये फ्रॉम द वॉल्केनोज, इससे ही क्या होते हैं, ठंडे होकर के
रॉक का फॉर्म लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। पहला है एक्टिव वॉल्केनोज, जो कि इस समय एक्टिव है, आर दोज दैट हैव इरप्टेड इन द लास्ट 10,000 ईयर्स। माउंट एटना इन सिसिली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। माउंट फुजी इन जापान इज अनदर एग्जाम्पल। कह रहे हैं एक्टिव वॉल्केनो हम उसको कहेंगे जो पिछले 10,000 सालों में वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ठीक है, पिछले 10,000 साल में जितने भी वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे कि वो एक्टिव वॉल्केनो हैं। ठीक है, माउंट एटना इन सिसिली। अब सिसिली कहां है ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ करके बताना कि सिसिली सर किस कंट्री या फिर किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, सिसिली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। माउंट फुजी इन जापान इज अनदर एग्जांपल। अ डॉर्मेंट वॉल्केनो इज इन अ स्टेट ऑफ स्लीप। ठीक है, पहला हो गया एक्टिव, और डॉर्मेंट मतलब होता है कि थोड़ा सा भी सोया हुआ है। ठीक है, सुप्तावस्था में है, सोया हुआ अवस्था में वॉल्केनो है। अ डॉर्मेंट वॉल्केनो इज एन स्टेट ऑफ स्लीप, इट इज इनएक्टिव नाउ बट कैन इरप्ट अगेन। अभी तो सोए हुई अवस्था में है लेकिन किसी भी वक्त कभी भी ये फिर से इरप्ट हो सकता है। माउंट किया इन द हवाईयन आइलैंड इज वन सच वॉल्केनो। मतलब माउंट किया एक हवाईयन आइलैंड है, कहां पर है ये तुम्हें ढूंढना है। हवाईयन आइलैंड पे माउंट किया है, वो भी एक प्रकार का डॉर्मेंट वॉल्केनो है, सुप्तावस्था। ही समझ लो कि जैसे कोई आदमी काम कर रहा है, काम करते करते सो गया, और जैसे ही उसको किसी ने जगा दिया, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर प्रेशर वगैरह बना, कुछ हुआ काम, तो तुरंत जाग जाएगा। उसी तरीके से ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट वॉल्केनो का मतलब कि ये कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले क्या हुआ था, ये इरप्ट हुआ था। इससे बहुत सारे लावा बाहर निकल के आए थे, बहुत सारे एसिड गैसेस निकल के आए थे। फिर कुछ दिन बाद ठंडा पड़ गया और फिर कुछ दिन बाद फिर से ये इरप्ट हुआ। मतलब वो क्या हो रहा है, बार बार जग रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक इस तरीके के वॉल्केनो होते हैं, पता नहीं रहता लोगों को। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो खत्म हो गए हैं, are those that are not expected to erupt in future. Mount Pope in Myanmar is an extinct volcano. तो extinct volcano ऐसे volcano हैं जो अब कभी भी इरप्ट नहीं करेंगे, फ्यूचर में इरप्ट नहीं करेंगे। तो वहां टूरिस्ट इलाका बन जाता है, लोग घूमने टहलने चले जाते हैं, वॉल्केनो के साथ सेल्फी खींचने चले जाते हैं, क्योंकि अब भरोसा है कि अब वहां से इरप्शन नहीं होगा, वहां से लावा बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 3 प्रकार के लावा हैं, हमारे वॉल्केनोज हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो जो पिछले 10,000 साल में इरप्ट हुए हैं। दूसरा है डॉर्मेंट वॉल्केनो जो स्लीप मोड पे है लेकिन किसी भी समय इरप्ट हो सकते हैं। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जिनका अब फ्यूचर में इरप्ट होना इम्पॉसिबल है। अब बात आती है सुनामी की। तो सुनामी क्या है, इस इमेज से देख करके तुमको समझ में आ रहा है कि बाढ़ आई, हमारे समुद्र ने क्या किया, पूरे के पूरे बिल्डिंग्स को क्या कर रहे हैं, तहस नहस कर दे रहे हैं। सुनामी आर मैसिव ओशन वेव्स caused by undersea earthquake, volcanic eruption and landslide। जब हमारे ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है या ओशन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड हो जाती है, तब सुनामी आती है। मतलब लैंड पर अर्थक्वेक आया तो लोग क्या हो जाएंगे, लोगों की बिल्डिंग गिर जाएगी, जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर हैं सबके सब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। लेकिन सुनामी क्या है, जब ओशियन में, जब हमारे समुद्र में अर्थक्वेक आए, जब समुद्र में एपिसेंटर हो अर्थक्वेक का। ठीक है, एपिसेंटर क्या होता है, कल हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था। ठीक, इन अ सुनामी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव एट ग्रेट स्पीड एंड एज दे रीच लैंड दे स्वेल अप इनटू जिजांटिक वेव्स। सुनामी क्या है, बहुत ज्यादा पानी बहुत तेज स्पीड से जब लैंड की तरफ रीच होता है, लैंड की तरफ पहुंचता है, तो बहुत ही बड़ी जाइंट वेव्स का रूप ले लेता है। दे ट्रेवल एट हाई स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर एंड द वेव्स रीच अ हाइट ऑफ 15 मीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये सुनामी की लहरें चलती हैं और लगभग 15 मीटर ऊंची रहती हैं, हाइट में रहता है। On 26 December 2004, a disastrous tsunami occurred in the Indian Ocean, just off the coast of Indonesia.
तो इंडोनेशिया से आई हुई ये सुनामी थी दिसंबर 2004, 26 दिसंबर की बात है, जब सुनामी इंडोनेशिया से इंडियन कोस्ट की तरफ क्या हुआ था, हिट करी थी। मेनी कंट्रीज वर अफेक्टेड, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बहुत कंट्रीज को नुकसान हुआ था, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज थे उसमें दिक्कतें हुई थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर द मोस्ट अफेक्टेड, और सबसे ज्यादा इफेक्ट अंडमान और निकोबार आइलैंड को हुआ था। दूसरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन। ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। होता क्या है, इस इमेज को देख करके समझ रहे हो, थोड़ा बवंडर क्रिएट हो जाता है। जिसको कहते हैं बवंडर, मतलब पानी क्या होता है, घूम करके घूमने लगता है और इसके बीच में जो फंस जाता है उसकी जान चली जाती है। These are names used for severe storm with fast spinning winds. Storms can cause a lot of damage. Trees are uprooted, buildings are destroyed, and many lives are lost. तो ये क्या है, ठीक है, यहां तो पानी का एक दृश्य दिखाया गया है कि पानी में किस तरीके से ये हरिकेन जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ऐसे विंड का ही बनता है कि विंड क्या होती है, आपस में घूमने लग जाती है, इस तरीके से घूमती है और इसके बीच में अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं तो उसको भी वो उखाड़ करके फेंक देती है। कोई ट्रीज आ गया तो बहुत ही पावरफुल होती हैं ये, ठीक है। दीज आर नेम्स यूज्ड फॉर सीवियर स्टॉर्म, बहुत ही तगड़ी आंधी रहती है और स्पिनिंग विंड रहती है। स्पिनिंग विंड मतलब समझ रहे हो ना, घूमती हुई विंड रहती है और इनके बीच में कुछ भी आता है, अगर ट्रीज आ गया तो वो अपरूट कर दिया जाएगा, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बहुत सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। फ्लड मतलब होता है बाढ़, जब पानी की अधिकता हो जाती है तो उसे कहते हैं फ्लड्स। ड्रॉट्स, बारिश ही ना हो तो सूखा पड़ जाता है, धरती इस तरीके से हो जाती है, सेकंड पिक देखो। और फॉरेस्ट फायर मतलब होता है जब फॉरेस्ट में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए। तो यहां पहली पिक में देखो तो भाई साहब बाढ़ में अपनी नाव चला रहे हैं, ठीक है। फ्लड्स हैपन व्हेन द रिवर्स इज स्पिल्ड ओवर देयर बैंक्स एंड ओवरफ्लो इन द सराउंडिंग एरिया। फ्लड कब होता है, जब रिवर का पानी अपने बैंक को, अपने किनारों को छोड़ करके रिहायशी इलाकों में बढ़ने लग जाता है। जब पानी इतना ज्यादा हो जाए कि लोगों के घर तक पहुंचने लग जाए, अपने आप लोगों को ले आने जाना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप पानी आ रहा है, ठीक है, और पूरा का पूरे सराउंडिंग में पानी ही पानी भरा हुआ है। दिस हैपेंस ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फ्लड्स कॉज डैमेज टू क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, हाउस एंड ह्यूमन लाइव्स। तो जल बहुत ही जरूरी है, लेकिन बाढ़ का जल जो है वो कोई नहीं चाहता कि हो। बाढ़ कैसे आती है, जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक कम समय में ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ का आलम क्रिएट हो जाता है और इससे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है, हमारे जानवरों को, हमारी लाइफ को, सभी को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। अब दूसरी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा बताए कि बारिश का ही ना होना। ड्रॉट अकर्स ड्यू टू एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब बिल्कुल पानी ही नहीं होगा तो उसको ड्रॉट की कंडीशन कहते हैं, सूखे की कंडीशन कहते हैं। क्रॉप्स फेल एंड देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ फूड शॉर्टेज, दिस लीड्स टू डेथ बाय स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन का मतलब होता है अकाल, स्टारवेशन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना। जब अकाल पड़ जाता है लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता खाने के लिए, ठीक है। तो क्रॉप फेल कर जाती है, कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी, भाई साहब पानी ही नहीं होगा, जब इरिगेशन ही नहीं होगा, जब प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे। तो बिल्कुल भी फूड की शॉर्टेज हो जाती है, लोगों को फूड मिल नहीं पाता और अकाल से, भूखमरी से लोगों की मृत्यु होने लगती है भूख के मारे। तीसरा है फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में आग लगती है। तो कैसे लगती है, फॉरेस्ट फायर कैन बी कॉज्ड बाय स्पार्क ऑफ लाइटनिंग और इवन फ्रिक्शन अमंग ड्राई लीव्स। कह रहे हैं फॉरेस्ट की, जो फॉरेस्ट में जंगल लगती है वो दो वजह से हो सकती है। एक हो सकती है जो लाइटनिंग होती है, जब बारिश के मौसम में तुम देखोगे जब बादल आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज से आवाज होती है, प्लस कुछ लाइट भी जलती है। तो कभी कभी क्या होता है, वो लाइटनिंग इतनी तेज होती है कि वो लाइटनिंग फॉरेस्ट में आ जाती है और पूरा का पूरा फॉरेस्ट जलना शुरू हो जाता है। और दूसरा काम होता है जब ड्राई लीव्स, फॉरेस्ट की जो ट्रीज हैं उनकी जो ड्राई लीव्स हैं आपस में रगड़ती हैं, आपस में वो रगड़ती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उससे वो क्या करने लगती हैं, जलने लगती हैं।
उससे वो लाइट अप हो जाती हैं, उससे फायर कॉज हो जाता है और पूरा का पूरा फॉरेस्ट धीरे धीरे देखते ही देखते जल जाता है। दे टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स, ह्यूमन लाइव्स एंड द फॉरेस्ट। और यदि ये पेड़ आपस में इस तरीके से पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया तो भाई साहब आदमी को चाहिए ऑक्सीजन, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहां मिलेगी? इससे क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचता है और ह्यूमन लाइव्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना चैप्टर नेचुरल डिजास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है कंप्लीट। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि इस चैप्टर को जो आज हमने पढ़ाया है उसकी एक अच्छी से रिकॉर्डिंग करके, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो, टाइम पे नहीं भेज रहे हो तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इतना रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लो, जो वर्ड नहीं आया समझ में उसको पूछ लो, प्लस इसकी एक्सरसाइज जो भी है क्वेश्चंस हैं तो उसको मार्क कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम है तो इसको अपने बुक में ही करके हमें शाम 7 बजे तक भेज दो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।